हर रोज एक नई कहानी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। शांति सुबह के समय बहू रूबी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो अपनी कमर पकड़कर बैठी चिल्ला रही होती है। हाय मेरी कमर, कितनी दर्द हो रही है। लगता है मेरी तो जान ही निकल जाएगी। मैं क्या करूं भगवान, मुझे इस दर्द से छुटकारा दिलाओ। अपनी बहू को ऐसे देखकर शांति का खून जल जाता है और वो दरवाजे पर खड़ी होकर सोचती है, पता नहीं कौन सी घड़ी में इस लड़की को अपने घर की बहू बनाकर लाई थी। कभी ठीक ही नहीं रहती है, ये हमेशा बीमार रहती है। कभी कोई ऐसा दिन नहीं आ जाता जब ये मेरे पास आकर बोले, माँ जी मैं ठीक हूँ, बताइए क्या काम करना है। मेरे तो कर्म ही फूट गए हैं ऐसी बहू पाकर। शांति कमरे के अंदर जाती है और रूबी से कहती है, क्या हुआ बहू, आज कमर में दर्द हो रहा है तेरे? हाँ माँ जी, कल रात से ही कमर में बहुत दर्द हो रहा है। मैं तो रात भर सोई भी नहीं हूँ, नींद ही नहीं आ रही थी दर्द के मारे। तो रात में ही आ जाती मेरे पास मूव रखा था, मैं तुझे दे देती। रात में मूव लगा लेती तो आराम हो जाता। माँ जी मैंने सोचा क्या परेशान करूँ आपको, सुबह तक अपने आप ठीक हो जाएगा, लेकिन सुबह होते होते दर्द कम होने की जगह और बढ़ गया। कोई बात नहीं बहू, तू आराम कर, मैं अभी तेरे लिए मूव लेकर आती हूँ, उसे लगा ले, आराम हो जाएगा। कल बहुत टाइम बाद तूने कपड़े धुले थे हाथों से, हो सकता है इसीलिए दर्द हो रहा होगा। बिल्कुल सही कहा माँ जी आपने, तभी तो आपसे कहती हूँ कि आप एक वॉशिंग मशीन ले लो, लेकिन आप है कि सुनती ही नहीं हो, ना ही राजीव जी मेरी बात सुनते हैं। जैसे वॉशिंग मशीन नहीं थी तो कपड़े ही नहीं धुलते थे। कोई बात नहीं, जब राजीव बाहर से लौट कर आएगा तो मैं उसे बोल दूंगी वॉशिंग मशीन लेकर आए। अच्छा मैं आती हूँ थोड़ी देर में। शांति इतना कहकर अपने कमरे में जाती है और मूव लेकर रूबी के कमरे में आती है। उसे देखकर वहाँ से चली जाती है। थोड़ी देर बाद वो झुककर कमर पर हाथ रखे रसोई में अपनी सास के पास आती है। माँ जी अब थोड़ा थोड़ा आराम हुआ है, अब बताइए क्या काम करना है, मैं कर देती हूँ। आप सुबह से अकेली लगी हुई हो ना, मुझे अच्छा नहीं लग रहा है। अगर ऐसी बात है बहू, तू अपनी बीमारी ठीक कर ले, मेरी सारी परेशानी ही खत्म हो जाएगी। चाहे तू काम कर या ना कर, लेकिन घर की लक्ष्मी हमेशा ऐसे बीमार पड़ी रहे तो घर में कभी बरकत नहीं आती। माँ जी आप सही कह रही हैं, लेकिन अब मैं क्या करूँ, मैं जानकर तो बीमार होती नहीं हूँ ना। अब बीमारी मेरी किस्मत में लिख गई है, भगवान मुझे ठीक ही नहीं रहने देते। ऐसा कुछ नहीं है, कुछ चीजें अपने ऊपर भी होती है, अपनी सेहत का ख्याल खुद ही रखना होता है। शांति इतना कहकर रसोई से बाहर आ जाती है और सोफा सेट करने लगती है। तभी उसकी पड़ोसन कमला वहाँ आती है और रूबी को कमर पर हाथ रखे झुकी देखकर हंसते हुए कहती है, बहू मैं ये क्या देख रही हूँ, तू कमर पर हाथ रखकर बुढ़िया की तरह क्यों चल रही है। ये चीज तो तेरी सास को करनी चाहिए, जो बेचारी सोफे की सफाई करने में लगी है। क्यों शांति, सही बोला ना मैंने? आ गई तो जले पर नमक छिड़कने। मैं सोच ही रही थी कि अभी तक तू आई क्यों नहीं। अभी तक तो तू अपने घर के सारे काम अपनी बहू के सर पर फेंक कर यहाँ पंचायत के लिए पहुँच जाती थी, तो आज कहाँ फंस गई? अरे वो मैं तेरे घर के लिए निकल रही थी, तभी अपनी पड़ोसन शारदा मिल गई। वो भी अपनी बहू का रोना रोने लगी। उसकी बहू भी तेरी बहू के जैसी है, हमेशा बीमार ही रहती है। उसी से बात करने में टाइम लग गया। तुझे दूसरों का दुख सुनने में बहुत मजा आता है ना? तू अपने काम से काम नहीं रख सकती क्या? किसके घर में क्या हो रहा है दखल देना जरूरी है? मैं थोड़ी ना लोगों से उनके घर की खबर पूछने जाती हूँ, वो खुद ही बताती है। मेरी इसमें क्या गलती है? हाँ, तू कहीं की प्रधानमंत्री है ना, कि सब तेरे पास अपने घर की परेशानी लेकर आते हैं। ये सब छोड़, ये बता कि आज कोई काम था मुझसे या ऐसे ही घूमने आई है? नहीं, काम तो कुछ भी नहीं था, मैं तो बस ऐसे टाइम पास करने के लिए आई थी। ठीक है, तो जाकर अपने घर पर टाइम पास कर, क्योंकि तेरे पास टाइम ज्यादा है लेकिन मेरे पास नहीं। शांति चिढ़कर वहाँ से चली जाती है। समय बीतता है। कुछ दिनों बाद रूबी की बुआ कावेरी उससे मिलने उसके घर आती है और शांति को काम करता हुआ देखकर सीधे रूबी के कमरे में चली जाती है और उसे फोन चलाता हुआ देखकर कहती है, बेचारी तेरी सास
अकेले काम कर रही है बुढ़िया होकर, और तू है कि लेटी लेटी फोन चला रही है। तुझे शर्म है जरा से भी? बुआ, आते ही आप शुरू हो गई। मेरे सर में बहुत तेज दर्द हो रहा है। मैं बहुत बीमार हूँ, इसलिए माँ जी काम कर रही हैं। मैं ठीक रहती तो मैं माँ जी को कोई काम करने ही नहीं देती। तू ठीक कब रहती है जो काम करेगी? हमेशा तो तू बीमार रहती है। तू जैसी बीमार बहू पाकर तो तेरे ससुराल वाले भी परेशान हो गए होंगे। कावेरी की बातें चाय लेकर आ रही शांति सुन लेती है और अपने मन में सोचती है, कावेरी जी को मेरी हालत समझ में तो आई। चलो, बहू के मायके वालों में से किसी के समझ तो आई। ऐसी बीमार बहू पाकर उसके ससुराल वाले कितना परेशान होंगे। पहले पता होता तो मैं कभी शादी ही नहीं करवाती अपने इकलौते बेटे की ऐसी लड़की के साथ। शांति चाय लेकर अंदर आती है। कावेरी शांति को देखकर चुप हो जाती है और शांति चाय रख कर वहाँ से जाने लगती है। अरे रुकिए ना संदन जी, आप कहाँ भागी जा रही हैं? थोड़ी देर हमारे साथ भी बैठिए। कावेरी जी, मुझे लगा कि आपको अपनी बेटी के साथ कुछ जरूरी बात करनी होगी, इसीलिए मैं जा रही थी। कैसी बात कर रही है संदन जी आप? बात कितनी भी जरूरी क्यों ना हो, लेकिन आपसे थोड़ी ना छुपाई जाएगी। आप तो रूबी की सास हैं, आपका तो पहला हक बनता है हर चीज जानने का। धन्यवाद आपका मुझे इतना मान देने के लिए, क्योंकि मुझे लगता ही नहीं कि मैं सास बन गई हूँ। पहले भी सब मैं ही करती थी, अब भी सब मैं ही करती हूँ। हाँ वो तो है, आपको बीमार बहू जो मिली है। बुरा मत मानिए कावेरी जी, लेकिन मैं आपको बस इतना ही बोलना चाहती हूँ कि हर इंसान की बर्दाश्त करने की एक क्षमता होती है। जिस दिन वो क्षमता खत्म हो जाती है उस दिन सब खत्म हो जाता है। शांति इतना कहकर वहाँ से चली जाती है और उसकी बातें सुनकर कावेरी और रूबी एक दूसरे की शक्लें देखने लगती हैं। दिन बीतते हैं, लेकिन रूबी की हरकतों में कोई बदलाव नहीं आता। वो हमेशा ही बीमार रहती और सारा काम शांति को ही करना पड़ता। एक दिन फिर शांति रूबी के कमरे में जाती है और देखती है कि वो ठंडी पानी की पट्टियाँ खुद अपने सर पर रख रही होती है। बहू, आज तुझे कौन सी बीमारी हो गई है? पानी की पट्टियाँ क्यों रख रखी है सर पर? माँ जी, आपको नहीं पता है ठंडे पानी की पट्टियाँ क्यों रखी जाती हैं सर पर? मुझे बहुत तेज बुखार हो रहा है, पूरा शरीर बुखार से तप रहा है। बहू, अब बहुत हो गया। मैं तेरे आए दिन नई नई बीमारी से परेशान हो गई हूँ। आज तेरा मैं अच्छे से ही इलाज करवा देती हूँ ताकि तुझे दोबारा कोई बीमारी ना हो। थोड़ी देर बाद शांति रूबी को लेकर हॉस्पिटल जाती है और उसका पूरा बॉडी चेकअप करवाती है। सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल देखकर वो कहती है, देख बहू, तेरी सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल आई है, तुझे कुछ भी नहीं हुआ है। इसलिए तू ये बीमारी का नाटक छोड़कर मस्त खा पी और ससुराल वालों का ख्याल रख। माँ जी, रिपोर्ट नॉर्मल आने से क्या होता है? दर्द तो मेरे शरीर में है, इसमें मशीन क्या करेगी? आप बिना ना जाने क्या ही बोलती रहती हैं। चलिए, घर देर हो रही है। दोनों सास बहू घर आ जाती हैं। दिन बीतते हैं। सारी बॉडी का चेकअप करवाने के बाद रूबी की हालत में कोई बदलाव नहीं आता। एक दिन खाना बनाते समय शांति का हाथ जल जाता है और वो जाकर सोफे पर बैठ जाती है, रोने लगती है। तभी उसका बेटा राजीव वहाँ आता है। माँ, आप रो क्यों रही हो? और आपका इतना हाथ कैसे जल गया? रूबी कहाँ है? बेटा, अब मैं क्या बताऊं? जब से तू बहू को शादी करके लाया है वो तब से बीमार ही है। वो ठीक रहे इसके चलते मैंने उसका पूरा बॉडी चेकअप करवा दिया, लेकिन फिर भी वो हमेशा बीमार ही रहती है। पता नहीं चलता कि उसको क्या बीमारी है। रिपोर्ट भी सब नॉर्मल आई है। माँ, आप रोना बंद करिए। ये सब आपको पहले बताना चाहिए था ना। मुझे इसे कुछ दिनों के लिए इसके मायके भेजना होगा, उसके बाद ये अपने आप इसकी सारी बीमारी ठीक हो जाएगी। यहाँ इसे जितना आराम है उतना ही ये बीमार रहती है। राजीव कमरे में जाता है और रूबी का सारा सामान पैक करके उसे उसके मायके रवाना कर देता है। इस तरह शांति को अपनी बीमार बहू की बीमारी से कुछ समय के लिए ही सही राहत मिल जाती है। गौरी की दूसरी शादी की आज चौथी सालगिरह थी। सभी लोग गौरी और उसके पति राम को सालगिरह की मुबारकबाद दे रहे थे कि तभी हाथों में माइक लिए गौरी गाना गाती है। ऐ दिल इजाजत है तुझको, कर ले मोहब्बत जरा, क्या सोचता है तू आजकल,
मुझको भी दे तू बता। गौरी का गाना सुनकर सभी लोग उसके लिए जोर जोर से तालियां बजाने लगते हैं, जिसके बाद राम और गौरी मिलकर केक कटिंग करते हैं। कुछ देर बाद सभी मेहमान अपने अपने घर चले जाते हैं और जैसे ही गौरी अपने कमरे में जाती है तो देखती है कि राम ने कमरे को एकदम सुहाग रात के कमरे की तरह सजाया है और हाथों में गुलाब लिए राम वहाँ पहले से खड़ा था। तभी गौरी उससे कहती है, राम, ये सब क्या है? अरे आज हमारी शादी की 4वीं सालगिरह है, सुहागरात नहीं। गौरी कैसी बात कर रही हो? अरे तुम प्यार हो मेरा। ना जाने कितना दुख दर्द सह लेने के बाद जाकर हम एक हुए। ये रात, ये पल, ये तारीख जब जब जिंदगी में आएगी ना, वो रात जिंदगी की सबसे खूबसूरत रात होगी। सच कहूँ तो एक पल को जिंदगी में यही लगा था कि फिर हम कभी मिल नहीं पाएंगे। हमारे प्यार का सिलसिला खत्म हो गया था, पर नहीं, हमारे प्यार का सिलसिला तो उम्र भर का था। देर से ही सही पर हम मिले, पर अब कभी जुदा नहीं होंगे। आज भी वो पल याद है जब। इतना कहकर गौरी राम के गले लगे हुए अपनी पुरानी यादों में खो जाती है, जब वो राम के साथ अपने कॉलेज की पढ़ाई कर रही थी। राम और गौरी दोनों ही एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। ऐसे ही कॉलेज का आखिरी दिन था। सभी लोग एक दूसरे से मिलकर बाय कर रहे थे। तभी हाथों में गुलाब लिए गौरी भी राम के पास आकर कहती है, राम, ये लो, ये तुम्हारे लिए। अब हम रोज नहीं मिल पाएंगे, तुम मुझे भूल तो नहीं जाओगे ना? गौरी कैसी बात कर रही हो? अरे हमारे प्यार का सिलसिला बहुत लंबा चलेगा। कॉलेज खत्म हुआ है, हम दोनों का प्यार नहीं। सच कह रहे हो ना? हर दिन का तो मुझे भी नहीं पता, पर तुम मुझसे मिलते रहना, मेरा दिल नहीं लगेगा तुम्हारे बिना। अरे मेरी जान, तुम्हारे सामने वाला घर खरीद लूं, सारा दिन खिड़की से नैन मटक्का करेंगे। अरे पागल, कुछ भी मत बोलो, बस हम हमेशा साथ रहें, मुझे यही चाहिए और कुछ नहीं। अच्छा, शाम ढल रही है, मैं घर जाती हूँ, नहीं तो पापा बहुत गुस्सा करेंगे। इतना कहकर गौरी राम को बाय कहकर चली जाती है। वक्त गुजरता है, राम खुद को बिल्डअप करने में लग जाता है। वहीं गौरी की माँ शांति, पिता मोहन भी गौरी के लिए रिश्ता ढूंढने लगते हैं, पर गौरी हर बार मना कर देती। इस वजह से वो बहुत ज्यादा दुखी रहने लगी थी और एक दिन वो राम को मिलने के लिए सीसीडी में बुलाती है। राम को देखकर गौरी के दिल का दर्द उसकी आंखों में बहने लगता है और वो कहती है, राम, तुम प्लीज जल्दी अपने घर वालों से बात कर लो। मैं माँ और पापा को और ज्यादा दिन तक नहीं रोक सकती। हर दिन के साथ साथ उनका मुझ पर जोर बढ़ता जा रहा है। तुम जानते हो ना, मैं तुमसे कितना प्यार करती हूँ और तुम्हारे अलावा किसी और की नहीं हो सकती। तुम जल्दी से कुछ करो राम। गौरी तुम चिंता मत करो, बस जल्दी से मेरी नौकरी लग जाएगी और मैं अपने पैरों पर खड़ा हो जाऊंगा। मैंने अपने माँ पापा को तुम्हारे बारे में बता दिया है, उन्हें तुम पसंद भी हो। बस जल्द ही तुम्हारे माँ पापा के सामने आने लायक हो जाऊं, थोड़ा सा वक्त और दे दो। राम गौरी से बोल ही रहा था कि तभी वहाँ पर मोहन आ जाता है और गौरी के गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ देता है। तभी गौरी कहती है, पापा, अब एक बार मेरी बात तो सुन लो। कुछ नहीं सुनना नालायक कहीं की, यही दिन देखने को पैदा किया है तुझे। अरे अब समझ आया कि तू हर लड़के से शादी करने से मना क्यों कर रही थी। इस फटीचर से प्यार था तुझे, जिसके पास रहने को खुद का घर नहीं है, नौकरी नहीं है। अंकल बस थोड़ा वक्त दे दो, मैं आपको एक बड़ा इंसान बनकर दिखाऊंगा। आपकी बेटी जो चाहेगी सब ला कर दूंगा, बस मेरी गौरी को कुछ मत करो। राम मोहन के आगे हाथ जोड़कर बहुत मिन्नतें करता है, पर मोहन उसकी एक नहीं सुनता और गौरी को जबरन वहाँ से ले जाता है और जाकर शांति को सब बात बताता है और कहता है, आज तक हम सोच रहे थे कि जो तुझे अच्छा लगेगा वही तेरी शादी कर देंगे, पर नहीं, अब और नहीं। आज मुझे पता चल गया कि तेरी पसंद कितनी छोटी है। एक हफ्ते के अंदर मैं तेरा ये प्यार का सिलसिला खत्म करके अपनी पसंद के लड़के से तेरी शादी करूंगा। फिर चाहे तुझे वो पसंद हो या ना हो, उस बात से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं पापा, आप मुझे मार दो, पर मेरी शादी किसी और से मत करवाओ। मेरे राम को मुझसे अलग मत करो। गौरी पागलों की तरह रोती है, पर शांति और मोहन उसकी किसी बात को नहीं सुनते। वहीं राम को भी जब गौरी की एक हफ्ते में शादी की बात पता चलती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। लाख कोशिश के बाद भी राम और गौरी एक नहीं हो पाते और मोहन और शांति मिलकर गौरी की शादी एक वरुण नाम के लड़के से करवाते हैं। वरुण शादी कर गौरी को अपने साथ अमेरिका ले जाता है, जहां वो उसके साथ रोज मारपीट किया करता। 1 साल बीत गया था
गौरी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी, साथ ही वो प्रेग्नेंट भी थी। एक शाम वरुण पीकर घर आता है और गौरी उससे कहती है, आज आप फिर से पीकर आए हैं। पहले ही आप जुआ खेल खेल कर सब कुछ हार चुके हैं। घर चलाने के लिए मुझे इस हाल में काम करना पड़ रहा है। ना आप मुझे मेरी माँ पापा से बात करने देते हैं, ना मुझे इंडिया वापस जाने दे रहे हैं। अरे मेरे लिए ना सही, कम से कम अपने बच्चे के लिए तो अपनी इन बुरी आदतों को छोड़ दीजिए। गौरी की बात सुनकर वरुण को और गुस्सा आता है और वो उसे बुरी तरह से मारता पीटता है, जिस वजह से गौरी के पेट में पल रहा बच्चा तक मर जाता है। हालातों से मजबूर होकर एक दिन गौरी आत्महत्या करने के लिए ट्रेन के आगे कूद ही रही थी कि तभी राम उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी ओर खींचता है और बाहों में भरकर कहता है, नहीं गौरी, ये क्या कर रही हो? तुम्हें कुछ हो जाता तो? एक बार तुम्हें खो चुका हूँ, अब खो दिया तो मैं मर जाऊंगा। आज भी मैं बस तुम्हारे लिए जिंदा हूँ। खुद को एक नाम दिया, रुतबा दिया, किसके लिए? बस अपनी गौरी को पाने के लिए। मैंने वरुण के बारे में सब पता लगा लिया है। अब मैं यहाँ तुम्हें अपने साथ ले जाने आया हूँ गौरी। तुम्हारे माँ पापा को भी मैंने सब सच बता दिया है। राम गौरी को संभालता है, जिसके बाद वो उसे वापस वरुण के घर ले जाता है, जहाँ पर मोहन और शांति पहले से थे। वरुण से गौरी का तलाक करवाकर वो उसे जेल में भिजवाता है। साथ ही शांति और मोहन भी गौरी और राम से उनके सच्चे प्यार को ना समझ पाने के लिए माफी मांगते हैं और सभी लोग इंडिया वापस आते हैं, जिसके बाद मोहन और शांति खुशी खुशी राम और गौरी की शादी करवाते हैं। और लाख मुसीबतों को पार करने के बाद गौरी और राम के प्यार का सिलसिला फिर से एक नए सिरे से शुरू होता है। हम दोनों ने एक दूसरे से इतना प्यार कर लिया था कि ये दूरियां भी हमारे प्यार को खत्म करने की जगह हर दिन और गहरा करती रही। हमारे प्यार का सिलसिला हर मुश्किल को पार करके भी उतना ही मजबूत रहा जितना कि पहले था, और अब कोई हम दोनों को जुदा नहीं कर सकता, कभी नहीं। गौरी, तुम्हारे बिना कभी राम पूरा होगा ही नहीं। जब तक गौरी है तब तक ही राम है, और राम हमेशा गौरी का ही रहेगा। और अब मेरी जान, ये दुख के बादल छट गए हैं, हमारी जिंदगी में खुशियाँ आ गई हैं। जानती हूँ। तो चलो फिर अपनी इस खूबसूरत सी रात को एक दूसरे के प्यार से और खूबसूरत बना दे। अपने प्यार भरे एहसासों में खो जाते हैं। हाँ गौरी, बहुत प्यार करता हूँ मैं तुमसे और हमेशा करता रहूंगा। मैं भी तुमसे बहुत प्यार करती हूँ राम, और हर जन्म में बस तुम्हारी ही होना चाहती हूँ। गौरी की बात सुन राम उसे अपनी बाहों में भरकर पलंग पर लेटा देता है और कमरे की लाइट ऑफ कर देता है, जिसके बाद दोनों पति पत्नी एक दूसरे के प्यार में खो जाते हैं और अपने इस प्यार के सिलसिले को यूं ही जिंदगी भर चालू रखते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।